ओके दोस्तों, तो अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे, दैट इज द फेज डायग्राम। फेज डायग्राम क्या होता है? सबसे पहले वो देखो, इट इज द प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ रिगार्डिंग phases of a pure substance। ठीक है, अभी पहले हम प्योर सब्सटेंस के रिगार्डिंग बात करते हैं। ओके, तो दिस इज द प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ। जब हमारा कोई भी एक पर्टिकुलर प्रेशर और टेम्परेचर में कौन सा फॉर्म हमारा एग्जिस्ट करेगा, उसके बारे में जानना जो है वो हम फेज डायग्राम से देख सकते हैं। ठीक है, एक बात अब यहां पर समझो, ये है हमारा प्रेशर एक्सिस, ये है हमारा टेम्परेचर एक्सिस। ठीक है, नाउ यहां पर जो है फेज को हमारा सेपरेट करता है फेज बाउंड्री। ठीक है, सॉलिड लाइंस सेपरेटिंग द फेजेस आर कॉल्ड फेज बाउंड्री। ठीक है, राइट। नाउ अब क्या है, फेज बाउंड्री में क्या होता है? ये है हमारा पहला बाउंड्री। अच्छा, थियोरिटिकली एक बाउंड्री ऐसा आना चाहिए था, बट वैसा बाउंड्री होता नहीं है। एक्चुअल में जो है ज्यादातर सब्सटेंस के लिए ये बाउंड्री कुछ इस प्रकार का होते हैं। ये थियोरिटिकल बाउंड्री है। ठीक है, नाउ ये बाउंड्री में क्या है? ये वाला जो रीजन है, ये वाला है हमारा सॉलिड, ये वाला जो रीजन है दैट इज लिक्विड, और ये वाला जो है दैट इज वेपर। ठीक है, ठीक है, ये है सॉलिड, लिक्विड और वेपर। ठीक है, along the state boundaries, the two phases are in equilibrium। ठीक है, ये जो हमारे पास ये स्टेट बाउंड्रीज है, ये जो सॉलिड लाइंस है, ये वाले लाइन पे सॉलिड और वेपर हमारा इक्विलिब्रियम में है। ये वाले लाइन के अलोंग लिक्विड और सॉलिड आपस में इक्विलिब्रियम में है। ये वाले लाइन पे लिक्विड और वेपर जो है वो हमारा आपस में इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, अब ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ये वाला जो टेम्परेचर है, दिस इज कॉल्ड TC और द क्रिटिकल टेम्परेचर। ये वाला पॉइंट को जो है इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। नाउ क्रिटिकल टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग अगर हम यहां पर वर्टिकल लाइंस बनाएं और एक हॉराइजेंटल लाइन बनाएं, तो ध्यान देना ये जो हमारा प्रेशर है दैट रिप्रेजेंट द क्रिटिकल प्रेशर,
तो क्रिटिकल टेम्परेचर मेंटेन करते हुए सीधा जो ऊपर की तरफ जाएगा, यहां पे पूरा का पूरा लिक्विड रीजन पे आएगा। टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाता हूं क्रिटिकल प्रेशर में, तो वेपर जो है वो हमारा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ध्यान देना, क्रिटिकल टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर उसको हम बोलेंगे वेपर, और क्रिटिकल टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर में हम बोलेंगे इसको गैस। और ये जो रीजन है यहां पे इसको हम बोलेंगे सुपर क्रिटिकल। जहां पे लिक्विड और गैस को आप सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। ये वाला रीजन पे हम बोलेंगे इसको सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। ठीक है। अच्छा, यहां पर अगर मैंने प्रेशर को 1 atm पे रखता हूं और टेम्परेचर को बढ़ाता हूं, तो सॉलिड से लिक्विड जाते हुए फिर वो गैस पर जा रहा है। दिस विल बी द नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट, and this will be the normal boiling point, TB naught. This will be the normal melting point and this will be the normal boiling point. तो ये दोनों हम लोगों ने देख लिए, ये TM नॉट है, ये हमारा TB नॉट है। ठीक है। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट होता है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। ये वाले पॉइंट को हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। एट ट्रिपल पॉइंट all three phases are in इक्विलिब्रियम। ट्रिपल पॉइंट पे जो तीनों के तीनों फेज है, वो तीनों के तीनों फेज हमारा आपस में किस पे होता है? इक्विलिब्रियम में होता है। ठीक है। एट ट्रिपल पॉइंट ऑल थ्री फेजेस आर इन इक्विलिब्रियम, यानी सॉलिड हमारा लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में होगा, सॉलिड हमारा लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में होगा, और सॉलिड जो है वो हमारा वेपर के साथ भी इक्विलिब्रियम में होगा, और लिक्विड और वेपर भी आपस में इक्विलिब्रियम में होगा। अच्छा, बाय द वे एक बात ध्यान देना, ये जो हमारा फेज डायग्राम है, ये सॉलिड लिक्विड वेपर फेज डायग्राम है। इस पे और एक चीज भी इंक्लूड हो सकता है, जहां पर हमारा एलोट्रोपिज्म इन्वॉल्व हो, यानी मान लो हमारा ग्राफाइट और डायमंड है, वो दोनों का फेज भी डिफरेंट फेज है, तो फेज डायग्राम में वो भी अगर हमें इंक्लूड करना है, तो एक बात को समझने का ट्राई करो। ठीक है। we can have more than one, we can have more than one triple point in the phase diagram। हमारा जो फेज डायग्राम है, उस फेज डायग्राम में मोर देन वन ट्रिपल पॉइंट होना डेफिनेटली हमारा संभव है। ठीक है, समझ में आया? राइट। और ट्रिपल पॉइंट में क्या है? एट ट्रिपल पॉइंट two solids can be in equilibrium with one liquid। It is also a possibility जो दो सॉलिड जो है वो हमारा एक लिक्विड के साथ
ठीक है, वो एक लिक्विड के साथ हमारा इक्विलिब्रियम में सेट हो, ये डेफिनेटली हमारा एक पॉसिबिलिटी है। मान लो कार्बन और डायमंड, कार्बन का ग्राफाइट और डायमंड लिक्विड कार्बन के साथ डेफिनेटली इक्विलिब्रियम में बैठ सकता है, तो एक पर्टिकुलर जगह पे तो उसका भी करस्पॉन्डिंग ट्रिपल पॉइंट डेफिनेटली आएगा। ओके, अच्छा, ये जो ट्रिपल पॉइंट है इसका प्रेशर को हम बोलते हैं पीटी और इसका टेम्परेचर को हम बोलते हैं टीटी, टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट। ध्यान देना, इफ प्रेशर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट, इफ प्रेशर एट द ट्रिपल पॉइंट इज लेस देन 1 atm, जो कि यहां पर ग्राफ में हम देखे थे, on heating it will go solid to liquid to gas। अगर ट्रिपल पॉइंट का प्रेशर हमारा 1 atm से कम है तो हीटिंग करने पर ये हमारा सॉलिड से लिक्विड होते हुए गैस पर जाने वाले हैं। ठीक है, और इफ ट्रिपल पॉइंट का प्रेशर ग्रेटर देन 1 atm हो, इसका क्लासिक एग्जांपल है CO2, लगभग 4 to 5 atm के बीच में होता है। ऑन हीटिंग it will sublime, on heating it will sublime। ठीक है, अच्छा, वाटर का जो हमारा फेज डायग्राम होता है वो एक तरीके से एक्सेप्शनल होता है। दिस इज द फेज डायग्राम फॉर वाटर ओनली, बाकी सब तो नॉर्मल है। ठीक है, एंड अगर ये हमारा एक्सपेक्टेड वर्टिकल लाइन है, लेकिन इस पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वाटर में जो हमारा सॉलिड लिक्विड लाइन है that is tilted slightly left rather than right, it's a completely exceptional condition, it's a completely exceptional condition like this। so this is solid, this is liquid, this is the vapor। ठीक है, तो यहां पर ये वाला जो लाइन है वो हमारा टुवर्ड्स लेफ्ट जो है वो हमारा बेंड करता है rather than टुवर्ड्स राइट। ओके दोस्तों, तो अगला जो चीज हम डिस्कस करेंगे दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट और द पार्टीशन कोएफिशिएंट। क्या है? देयर आर टू immiscible liquids solvents। ठीक है, a solute is added to it। ऑब्वियसली बात है, दोनों इमिसिबल है, दोनों आपस में एक लेयर बना के बैठ जाएगा। मैंने एक सॉलिड डाल दिया, फॉर एग्जांपल हमारे पास मान लो दो लिक्विड, एक इथर है और एक वाटर है। ठीक है, उन दोनों को पूरा सेपरेट लेयर बना के बैठ गया है, परफेक्टली इमिसिबल है। मैंने अब कुछ I2 डाला, I2 इथर में आसानी से घुलता है एज कंपेयर टू वाटर। ठीक है, तो वाटर में थोड़ा बहुत तो घुलेगा, तो I2 जो है वो ज्यादातर हिस्सा चला गया इथर लेयर पे, थोड़ा सा हिस्सा बच गया है इस पर वाटर लेयर पे।
तो जो सॉल्यूट मैंने ऐड किया, तो लेट कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट्स आर C1 एंड C2। तो जो कंसेंट्रेशन है वो मान लो है C1 एंड C2। तो डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट और पार्टीशन कोएफिशिएंट इज डिफाइंड एज C1 by C2। डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट और पार्टीशन कोएफिशिएंट इज डिफाइंड एज C1 by C2। ठीक है। अच्छा, तो एक सिंपल एग्जांपल देख लो। हमारे पास है 100 ml वाटर, हमारे पास है 100 ml वाटर प्लस 50 ml ईथर। ठीक है। इसके साथ मैंने ऐड किया हूं सक्सिनिक एसिड, वॉट एवर बी, आई डोंट नो सक्सिनिक एसिड क्या है, फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, सक्सिनिक एसिड ना वाटर में ना ईथर में एप्रिशिएबली डिसोशिएट करता है, ये मान लो। सक्सिनिक एसिड ना वाटर में ना ईथर में एप्रिशिएटली डिसोशिएट करता है। तो वाटर में जो मैंने चेक किया, इस पर घुला 1.8 ग्राम और ईथर में जो घुला, ईथर पे कितना घुला है 0.12 ग्राम। ठीक है। तो कैलकुलेट डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट इन फेवर ऑफ वाटर। Calculate the distribution coefficient in the favor of water. So, दोस्तों क्या है? Let molecular weight is equals to m. Molecular weight जो है मान लो वो है m। तो हमारे पास वाटर में कितना मोल्स है? 1.8 by m मोल्स है। और ईथर में कितना मोल्स है? 0.12 by m मोल्स है। वाटर में है 1.8 by m मोल्स और ईथर में जो है वो है 0.12 by m मोल्स। ये हमारा 100 ml पे है, ये हमारा 50 ml पे है। तो कंसेंट्रेशन ऑफ सक्सिनिक एसिड इन वाटर कितना होगा? इंटू 10। ठीक है, ये 100 ml पे है। और कंसेंट्रेशन ऑफ सक्सिनिक एसिड इन ईथर वो होगा 0.12 by m इंटू 20, क्योंकि वो 50 ml पे है। तो इन फेवर ऑफ वाटर जो मुझे डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट निकालना है, इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूंगा, mm गॉन, तो ये हमारा हो जाएगा हाफ। तो 1.8 by 0.12 इंटू 2। ठीक है। तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 9 डिवाइडेड बाई 1.2। ठीक है। तो ये हो जाएगा 30 by 4, 7.5। तो डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट इन फेवर ऑफ वाटर जो हमारा आने वाला है दैट इज इक्वल्स टू 7.5। ओके। तो ये हमारा बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट और पार्टीशन कोएफिशिएंट का फंडा है। ये चीज हमें मालूम होनी चाहिए। क्वेश्चंस काफी ऑब्वियस आते हैं। ठीक है, इसमें इस प्रकार के अलावा और कोई क्वेश्चन बन नहीं सकता है, बट कम से कम डेफिनेशन जो है वो तो हमें मालूम होना ही चाहिए। लेकिन वैलिड तभी होगा अगर दोनों के दोनों सॉल्वेंट्स जो है वो हमारा परफेक्टली इमिसिबल है, तो अदरवाइज ये चीज वैलिड नहीं होने वाला है। ओके।